कैसे हो? सब बढ़िया। वैसे आज हम लोग मेंस्ट्रुएशन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है, वो क्या, वृत्त, जिसको हम लोग सर्कल कहते हैं, इसको सीखने वाले, ठीक है। और एक बात ध्यान में रखना, ये सर्कल कभी ना कभी, मतलब आप जब तक मैथ पढ़ते रहोगे, जहां जहां मेंस्ट्रुएशन आएगा वहां वहां सर्कल आपका पीछा कभी छोड़ने वाला नहीं है, ठीक है। मतलब आप क्लास 10th में चल जाओ, वहां पर आपको पूरा का पूरा चैप्टर ही पढ़ना पड़ेगा सर्कल के ऊपर। सोच लो, पूरा का पूरा चैप्टर ही भरा पड़ा है सर्कल के ऊपर, पूरा का पूरा थ्योरम, मतलब क्या कहें, पूरे क्लास 10th का सरदर्द बना हुआ ये सर्कल। तो अभी से अगर सर्कल के बारे में बेहतर आपको प्रॉपर नॉलेज हो जाए ना, क्या बात ही है। तो अच्छे तरीके से अपना पूरा ध्यान यहाँ पर लगाओगे और सीखने का प्रयास करोगे। आज हम लोग सर्कल के बारे में सब कुछ जान लेंगे, सब कुछ। आखिर सर्कल में रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, कोड क्या होता है, सर्कल का एरिया किस प्रकार निकालते हैं, सर्कल का सरकमफेरेंस किस प्रकार निकालते, सब कुछ सीख जाएंगे। बस आपको जो है जितना बोलेंगे सारी बातें बेहतर तरीके से समझनी है, ठीक है भैया। सब कुछ हो जाएगा, परेशान मत होइए। लेकिन उससे पहले सर्कल के बारे में समझने से पहले बस आपको 3 से 4 मिनट मेरी बातें ध्यान से सुननी है सिर्फ, और मन में दोहरानी है। हाँ, आखिर हमें याद है या नहीं है, ठीक है, मतलब समझोगे। अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए सिर्फ उसको बोलने वाले। जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग से रेक्टेंगल पढ़े, रेक्टेंगल जो पढ़े हैं, इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है, रेक्टेंगल में सिर्फ आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि इसका फेस टू फेस साइड इक्वल होता है, ठीक है, और इसका एवरी एंगल जो है 90 डिग्री होता है। फेस टू फेस साइड इक्वल, फेस टू फेस साइड इक्वल, और एवरी एंगल जो है इसका 90 डिग्री होगा। अगेन इसमें आपको एरिया ध्यान में रखना है, इसका पेरीमीटर ध्यान में रखना है, और इसका आपको जो है डायगोनल ध्यान में रखना है। 3 चीज ध्यान में रखना। डायगोनल इसको कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। एरिया क्या होता है इसका, एरिया होता है इसका, आप इसका लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दो, एरिया निकल जाएगा। अर्थात ये अगर L है, ये B है, तो L इंटू B करेंगे तो एरिया निकल जाएगा, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है, आप लेंथ 2 है, ब्रेथ 2 है, दोनों को जो सबको जोड़ देना, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ हो गया। डायमीटर क्या होता है, सिंपल सा आपको जो है लेंथ और ब्रेथ का दोनों का स्क्वायर और फिर उसको ऐड करना है, फिर आपको उसका स्क्वायर रूट निकालना है। ये रेक्टेंगल हुआ। स्क्वायर की बात करेंगे, स्क्वायर में आपको क्या ध्यान में रखना, स्क्वायर में बस इतना ही ध्यान में रखना, एक ऐसा आपको आकृति ध्यान में रखना, एक ऐसा आकृति ध्यान में रखना जिसका ऑल साइड इक्वल होगा, ऑल साइड इक्वल, और एवरी एंगल आपका 90 डिग्री होने वाला है। इसमें भी सेम आपको एरिया ध्यान में रखना है, पेरीमीटर ध्यान में रखना, और डायगोनल ध्यान में रखना है। एरिया क्या हो जाएगा, अगर हम ऑल साइड को इसको स्मॉल ए लेके चलते हैं, स्मॉल ए लेके चलते हैं, तो एरिया मेरा स्मॉल ए मल्टीप्लाई स्मॉल ए अर्थात ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है भैया, ये तो जानते हैं। पेरीमीटर क्या होगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए अर्थात 4a हो गया, ठीक है, डन। डायमीटर की बात करेंगे, डायमीटर सिंपल सा इसको कहेंगे, अगर ये स्मॉल ए है, ये स्मॉल ए है, तो ये निकालने जानते हैं। हम लोग ट्रायंगल में भी सीखे थे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, जिसमें हम लोग आपका परपेंडिकुलर का और बेस का, दोनों का, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, उसका रूट करते थे हम लोग का, ये हाइपोटेनस निकलता था। ध्यान में आ रहा है, बिल्कुल ध्यान में आ रहा होगा। अर्थात यहां से अगर ये हमको निकालना होगा तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट अंडर, अर्थात 2a स्क्वायर का रूट अंडर a रूट 2 हो गया। वहां से ये फॉर्मूला आया है। जैसे स्क्वायर सीख लिया हम लोग, उसके बाद आप लोग को जो है पैरेललोग्राम ध्यान में रखना है, ठीक है, पैरेललोग्राम। इसमें क्या करना होता है, सिंपल सा एक इस प्रकार की आकृति तैयार करेंगे जिसमें फेस टू फेस साइड तो इक्वल होगा, लेकिन इसका एवरी एंगल 90 नहीं होने वाला। ये जो एवरी एंगल 90 था ना, वो एवरी एंगल 90 नहीं होगा। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, एवरी एंगल 90 नहीं होने वाला। फिर आपको जो है रोम्बस ध्यान में रखना है, रोम्बस में एवरी एंगल 90 होने वाला। दांत तोड़ देंगे,
एवरी साइड इक्वल होने वाला, इसका भी एवरी एंगल 90 नहीं होगा। इस बात को समझना है। अब आप मन में विचार करोगे, पहले आप मन में विचार करोगे, ये जो पैरेललोग्राम है इसका एरिया क्या होता है और इसका पेरीमीटर क्या होता है, आप मन में विचार करोगे। रोम्बस का भी एरिया क्या होता है ये मन में विचार करो, और पेरीमीटर क्या होता है जल्दी से मन में विचार करो, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप मन में जो है सोच लिए होगे इसके बारे में, इसका एरिया क्या होता है, इसका पेरीमीटर क्या होता है। रोको वीडियो को और मन में विचार करोगे, एरिया पेरीमीटर, एरिया पेरीमीटर। यहां ध्यान दो, इसका एरिया क्या हो जाएगा, बेस इंटू बेस इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। बिल्कुल बोलोगे बेस इंटू हाइट, ये हाइट हुआ, ठीक है, बिल्कुल बेस इंटू हाइट। अगर इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। भैया ठीक है, बातें समझ में आ गई। सम ऑफ ऑल साइड इसका पेरीमीटर होने वाला, ठीक, सम ऑफ ऑल साइड बोल देंगे। या फिर हम बोल सकते हैं अगर ये मेरा जितना हो, अगर ये मेरा L है, ये मेरा B है, तो 2 इंटू एल प्लस बी भी बोल सकते हैं, ठीक। रोम्बस की बात करेंगे, रोम्बस का एरिया क्या हो जाएगा। रोम्बस में 2 फॉर्मूले ध्यान में रखते हैं एरिया के लिए। कौन कौन सा फॉर्मूला, पहला तो सिंपल सा बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला। ये मेरा बेस है, ये मेरा हाइट है, तो बेस और हाइट को जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, बेस और हाइट को जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग का जो है एरिया निकल जाएगा। एक और फॉर्मूला होता है, अगर इसका हमको डायगोनल दिया हुआ है, अगर ये D1 डायगोनल है, ये D2 डायगोनल है, तो सिंपल सा डायगोनल का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, D1 गुना D2 करते और उसका आधा कर देते हैं, तो 1/2 गुना D1 गुना D2 हम लोग का रोम्बस का एरिया निकल जाएगा। अच्छा। अगर हमको पेरीमीटर निकालना होगा, सम ऑफ ऑल साइड करेंगे तो हम लोग को रोम्बस का पेरीमीटर भी निकल जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड। क्योंकि ऑल साइड इसका इक्वल है, अगर हम इसके साइड को A मानते हैं तो मेरा 4A होने वाला है पेरीमीटर। ये समझ के चलोगे, बहुत ही प्यारा सा ये कॉन्सेप्ट था। उम्मीद करते हैं सब कुछ समझ में आपको बेहतर तरीके से यहाँ तक ध्यान में होगा। हम फटाफट रिवीजन करवा दिया आपका, ठीक है। अगेन रोम्बस तक पढ़ने के बाद हम लोग जो है ना, रोम्बस तक पढ़ने के बाद हम लोग क्यूब और क्यूबॉइड पढ़े थे, क्यूब और क्यूबॉइड पढ़े थे। अब उम्मीद करते हैं क्यूब का ऑल फॉर्मूला आपको ध्यान में होगा। जब तक फॉर्मूला ध्यान में नहीं होगा ना, ये चैप्टर पढ़ना व्यर्थ है आपका। इतना जो मेहनत कर रहे हो सारा व्यर्थ है, जब तक फॉर्मूला ध्यान में नहीं रखोगे। इतना समझ के चलना, बस फॉर्मूले में ही आपको जो है थोड़ा कुछ अलग से अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालना होगा फॉर्मूले के लिए। देखो हम आपके लिए हर लेक्चर में फॉर्मूले को रिवीजन करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं, मुझे पता है ना, ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसलिए हम बार बार हर बार लगातार बिना रुके आपको फॉर्मूला बता रहे हैं। कुछ तो ध्यान में रहेगा, हाँ। फिर सर्कल का भी फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, बात को समझने का प्रयास करो। अगेन यहाँ पर ये सब कुछ जानने के बाद आपके सामने आता है भयंकर मतलब बहुत प्यारा सा फिगर, जिसका नाम है क्यूब एंड क्यूबॉइड। क्यूब तो हम लोग अपने डेली लाइफ में काफी देखते हैं, क्यूब को देख लेते हैं, क्यूबॉइड को देख लेते हैं, खास करके क्यूबॉइड को जिसमें आप लिख रहे हो ना कॉपी में, वो भी आपका क्यूबॉइड ही है अगर ध्यान से देखोगे तो, ठीक है। क्यूबॉइड हम लोग लगातार जो है अपने डेली लाइफ में इसको देखते रहते हैं। क्यूबॉइड अपने घर को देख लो, घर भी आपका एक तरह से क्यूबॉइड ही है, घनाभाकार ही है। अच्छा समझ में आ गया, ये क्या है क्यूबॉइड, ठीक है क्यूबॉइड। ये क्या है, ये आपका क्यूब हुआ। क्यूब में सिंपल सा सबके लिए आपको कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ये सब ध्यान में रखना ही होगा। वॉल्यूम क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। सेम उसी तरह आपका क्यूबॉइड के लिए भी जो है कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम ध्यान में रखना है। आपको दिए 2 मिनट का समय, आप इसके बारे में विचार करो। आखिर इसका CSA क्या होगा, TSA क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, इसका CSA क्या होगा, इसका TSA क्या होगा और इसका वॉल्यूम क्या होगा। जल्दी से जो है आप इसका विचार करोगे। उम्मीद करते हैं कम से कम विचार जरूर किए होगे मन में। अगर समझ में नहीं आया होगा तो पीछे देख लेना है, 2-4 बार पढ़ लेना है। चलो यहाँ देखोगे, CSA की बात करते हैं ना। अगर टोटल साइड इसका स्मॉल a लेके चल रहे हैं, अगर इसका टोटल साइड स्मॉल a लेके चल रहे हैं, इसका CSA मेरा 4a² हो जाएगा, TSA मेरा 6a² हो जाएगा। वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम सिंपल सा आपको लेंथ
ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई करना होता है, a गुना a मेरा a क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो अगर इसका लेंथ हम लोग मान के चलते हैं स्मॉल l है, इसका ब्रेथ b है और इसका हाइट जो स्मॉल h है, ठीक है, उस कंडीशन में इस क्यूबॉइड का जो CSA निकलने वाला है वो सिंपल सा क्या निकलेगा, बोलिएगा मेरे साथ क्या निकलेगा भैया जी, जानते हैं हम लोग 2h इंटू एल प्लस बी निकलेगा। आप तो बहुत समझदार हो रहे हो, बिल्कुल यही निकलने वाला, बिल्कुल यही निकलेगा, बस आप बेहतर तरीके से पढ़ने का प्रयास करो। सिर्फ हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कर्व सरफेस एरिया मतलब चारों बगल दीवार का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। ठीक है, अगेन टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, हम जानते हैं 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस LH हो जाएगा। कहीं कोई डाउट ना, आपको डाउट ना होने वाला, बस इसी तरह आपको पढ़ते रहना है। वॉल्यूम की बात करेंगे, क्या होगा, L B और H को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, हम लोग का वॉल्यूम निकल जाएगा। ये सारी बातें हम लोग समझ गए थे, बेहतर तरीके से समझे थे। उसके बाद जो हम लोग ट्रेपेजियम भी सीखे थे। ये ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम जो है सिंपल सा हम लोग जानते हैं इसके बारे में। इसमें भी आपका क्या होता है, इसको समझना ध्यानपूर्वक। इसमें जो ट्रेपेजियम में जो है आपका ए पेयर ऑफ पैरेलल लाइन होता है। भैया कौन कौन सा पैरेलल लाइन है, ये लाइन आपस में पैरेलल है, हम जानते हैं इसके बारे में। ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। जब लाइन पैरेलल है, सिंपल सा इसका एरिया ध्यान में रखना है, बस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका एरिया। आखिर एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वो एरिया का फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर हम लोग स्पेयर लाइन को कुछ मान लेते हैं, नहीं मानोगे तो सिंपल सा फॉर्मूला में लिखना होगा 1/2 इंटू, आपको ट्रेपेजियम कैसे पहचानना है, ट्रेपेजियम में बस यही देखना है क्या इसमें ए पेयर ऑफ लाइन है। ए पेयर मतलब एक आपको मतलब समांतर रेखा का जोड़ा देखना चाहिए। जैसे यहाँ पर क्या समांतर रेखा का जोड़ा दिख रहा है, भैया देखते हैं क्या इसमें आपको समांतर रेखा का जोड़ा दिख रहा है। हाँ, ये समांतर ये है। आप जो है पैरेललोग्राम ले लो, क्या इसमें ये समांतर ये है, बस एक ही समांतर लाइन का पेयर दिखना चाहिए। अगर वो दिख गया समझो वो आपका ट्रेपेजियम है, बस, और ज्यादा नहीं देखना होता। आपको सिंपल सा देखना होता है क्या उसमें जो है एक समांतर लाइन का मतलब एक जो है समांतर रेखा का पेयर है या फिर नहीं है। भैया वो तो समझ में आ गया हमको, इसमें ये समांतर ये था, अब समांतर रेखा का पेयर पता है, उसका लेंथ पता है, तभी जाकर के आप जो है उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। मान लो इसका हाइट जो है कुछ h होगा, इसका हाइट दिया हुआ है और ये पेयर ऑफ लाइन है। मान लो ये पेयर ऑफ लाइन, ये मेरा ऊपर में a है नीचे में b है। सिंपल सा a और b को आपस में जोड़ेंगे अर्थात सम ऑफ पेयर लाइंस लिखेंगे, सम ऑफ पैरेलल लाइन, सम ऑफ ए पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, ए पेयर ऑफ पैरेलल लाइन मल्टीप्लाई हाइट। बहुत ज्यादा लंबा फॉर्मूला हो गया ना, इसको शॉर्ट में आप लिख सकते हो a1/2 इंटू इसमें पैरेलल लाइन कौन है, a और b है ना, a और b को जोड़ना है, फिर इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है इस h से, ये मेरा हाइट हुआ ना, h से मल्टीप्लाई करना है। बस सिंपल सा सिर्फ यही फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। पेरीमीटर बोलेंगे, सिंपल सा आपको बोल देना है क्या, सम ऑफ ऑल साइड, टोटल साइड का सम करेंगे तो पेरीमीटर निकल जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। हाँ भैया वो तो समझ में आ गया। यहाँ तक समझने के बाद कल हम लोग ट्रायंगल के बारे में बेहतर तरीके से देखे थे, एकदम लाजवाब तरीके से कल ट्रायंगल को देखे थे। और ट्रायंगल को समझना ही होगा आपको, इस बात को समझना, ट्रायंगल आपके लिए क्या ही टॉपिक है, ट्रायंगल क्या ही कहे, मजेदार ट्रायंगल का टॉपिक है। अब इतनी सारी बातें आपके सामने कही गई हैं, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा भैया इतना सारा कुछ कैसे ध्यान में रखेंगे, परेशान मत हो, आपकी परेशानी को और बढ़ाने वाले हैं। आज सर्कल के बारे में बताएंगे, आज आपका दिमाग भी सर्कल की तरह घूमेगा, गोल गोल घूमेगा। तो आपसे बस यही दरख्वास्त है, जितना जल्दी हो सके सारे फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है। सारे फॉर्मूलों को, सिर्फ फॉर्मूले को ध्यान में रखना नहीं होगा, सारे डायग्राम को भी ध्यान में रखना है। आखिर सब में क्या डिफरेंस है, ये पैरेललोग्राम क्या होता है, रोम्बस क्या होता है, क्यूब, क्यूबॉइड क्या क्या है, सब कुछ ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, और क्या ही कहें आपको बातें। ठीक है, कल हम लोग ट्रायंगल के बारे में पढ़े थे। ट्रायंगल का हम लोग प्रकार देखे थे, क्लासिफाइज मतलब इसको हम लोग बांटे थे, वर्गीकरण किए थे। एक साइड के आधार पर किए थे और एक एंगल के आधार पर किए थे ना।
अब हम लोग साइड के आधार पर क्या क्या देखे थे, अगर इसका जो है, अगर इसका इस ट्रायंगल का भैया क्या, अगर 3 इक्वल साइड होगा, अगर इस ट्रायंगल का 3 इक्वल साइड होगा, इसको कौन सा ट्रायंगल कहते थे बोलिएगा आप। अगर 3 इक्वल साइड होगा उसको हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते थे। कितना प्यारा सा नाम है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, नाम ध्यान में रखोगे। अगर आपका 2 इक्वल साइड होगा उसको हम लोग कौन सा ट्रायंगल कहते थे भैया, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते थे। आपको तब याद हो गया है, बिल्कुल याद हुआ होगा। अगर 9 इक्वल साइड, कोई साइड ही इक्वल नहीं है तो क्या कहेंगे, अगर 9 इक्वल साइड होगा इसको हम लोग जो है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्केलिन ट्रायंगल कहते थे। ये 3 ट्रायंगल आपको साइड के आधार पर ध्यान में रखना है। क्या क्या, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस और स्केलिन। इक्विलैटरल को हिंदी में हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं, आइसोसेलेस को हम लोग क्या कहते, समद्विबाहु त्रिभुज कहते, और 9 इक्वल साइड अर्थात स्केलिन को हम लोग विषमबाहु त्रिभुज कहते। भैया जी ठीक है, समझ में आ गया। अगेन जल्दी से विचार करोगे इसका 3 प्रकार कौन कौन है, पहले आप खुद विचार करने का प्रयास करो, मन में दोहराओगे आप। बाय एंगल के आधार पर कौन कौन सा आपका टाइप था ट्रायंगल का, बस 3 ही था, 3 ही सिखाए थे। मन में दोहराओ, जल्दी मन में दोहराओगे, उम्मीद करते हैं मन में आ गया होगा आपके। देखो हम लोग जो है बाय एंगल के आधार पर ये देखे थे, अगर आपका तीनों एंगल आपका 90 डिग्री से कम होगा, हाँ क्या, अगर 3 एंगल जो है लेस देन 90 डिग्री होगा, उस कंडीशन हम देखे थे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, बहुत ही क्यूट सा ट्रायंगल था, अर्थात इसको हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते थे। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज कहते थे। ये हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। हाँ भैया वो तो समझ में आ गया था अच्छे तरीके से। अगर जिसका वन एंगल अगर 90 डिग्री के बराबर था, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, बातें समझ में आ गई होंगी आपको। अगर जिसका वन एंगल जो है अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, उसको हम लोग कौन सा एंगल कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे ऑब्टूज्ड एंगल ट्रायंगल। बातें समझ में आई, ये आपको ध्यान में रखना है। खास करके ये राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल और आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये आपको ध्यान में रखना है। आप ध्यान में रखोगे। एक एक्स्ट्रा चीज ध्यान में रख सकते हो, जो ये मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, जिसका तीनों साइड इक्वल होता है ना, इसका तीनों एंगल भी इक्वल होता है। और जो ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, जिसका आपका 2 साइड इक्वल होता है, इसका ये 2 एंगल भी इक्वल होता है। ये ध्यान में रखना है तो रख सकते हो, वरना हम लोग आगे क्लास 8 क्लास 9 में सीखेंगे ही इसको। ठीक है, समझ में आ गया। मेंसुरेशन में यहां तक हम लोग पढ़ लिए थे। बताओ यहां तक में कहीं कोई डाउट है? बहुत डाउट है भैया जी, क्या ही कहें हम आपको, पूरा डाउट से भरा पड़ा है। अरे डाउट का सवाल ही यहाँ उत्पन्न नहीं होता। कितना प्यारा कितना दुलारा इस कॉन्सेप्ट है आपका ट्रायंगल का। हाँ, ट्रायंगल का एरिया भी ध्यान में रखना। कोई सा भी ट्रायंगल, उस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आपको परपेंडिकुलर हाइट चाहिए। ठीक है, परपेंडिकुलर चाहिए, परपेंडिकुलर। अब हम उसको परपेंडिकुलर ही बोलेंगे, परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग पी से डिनोट करेंगे। आपसे किससे डिनोट करेंगे? पी से। अब फिर उसमें आपको बेस चाहिए, बेस रहेगा तभी आप जो है उसका एरिया निकाल पाओगे। और तीसरा क्या, बस 1-2 चीज आपको पता होना चाहिए, तभी आप ट्रायंगल का एरिया निकाल पाओगे। भैया जी हम जानते हैं ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, और ट्रायंगल में आपको पाइथागोरस थ्योरम भी सिखाए थे। हाँ, इतना कुछ सिखा दिए, हमको पता ही नहीं चला कब से क्या सीख लिए। ऐसी बातें नहीं है। हम लोग ट्रायंगल में क्या क्या सीखे वो भी देख लेते हैं। ट्रायंगल में जो है सिंपल सा हम लोग क्या क्या देखे। अगर इस ट्रायंगल में हमको बेस दिया हुआ है, क्या अगर हमको बेस दिया हुआ है, बेस को हम लोग स्मॉल बी से अब से कहने वाले, और इसे परपेंडिकुलर दिया हुआ है, परपेंडिकुलर कहने वाले। अब से हम लोग इसको हम लोग स्मॉल पी कहने वाले। अर्थात यहाँ पर अगर ये हमको परपेंडिकुलर लेंथ दिया हुआ है, ये हमको बेस दिया हुआ है, ये मेरा बेस होता है जिसको हम लोग स्मॉल बी से दिखाएंगे अब से, और ये मेरा परपेंडिकुलर स्मॉल पी हो गया। अच्छा भैया ठीक है, हमेशा ध्यान में रखना हाइपोटेनस किसको कहेंगे? हाइपोटेनस OUS होता है ना,
हाइपोटेनस किसको कहेंगे? सिंपल सा हाइपोटेनस किसको कहेंगे ये समझो। अगर ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री होगा उसके जस्ट सामने में जो साइड होने वाला, 90 डिग्री के जस्ट सामने में जो साइड होने वाला वो हमारा हाइपोटेनस होने वाला, ये मेरा हाइपोटेनस है। अगर मान लो ये आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहां पर ये आपका 90 डिग्री है, तो बताओगे इसमें आपका हाइपोटेनस कौन होगा? भैया विचार कर रहे हैं हम, जल्दी विचार करोगे। यहाँ आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें बताओगे आप इसमें कौन है हमारा हाइपोटेनस, इस ट्रायंगल में कौन हाइपोटेनस है? विचार करते करते हमारे दिमाग में एक ख्याल आता है कि अगर ये ट्रायंगल ना होता तो हाइपोटेनस ना होता तो मेरा हाइपर ना बढ़ता। क्या तोड़ देंगे? देखो यहाँ पर आपको ये 90 डिग्री का एंगल दिख रहा होगा, इसके जस्ट सामने में जो साइड दिखेगा उस साइड को हम लोग कहेंगे हाइपोटेनस। ठीक है, बातें समझ में आ गई? जैसा ही फिगर रहे ऐसा फिगर रहेगा, कोई बात नहीं, हम सब के लिए तैयार रहेंगे। ये आपका 90 डिग्री है, इसमें ढूंढना है कहाँ है हाइपोटेनस। हमेशा ये नहीं मत सोचना भैया सबसे हाइपोटेनस समझो 90 डिग्री देखो, पहले 90 एंगल देखो कहां पर 90 डिग्री बन रही है, ये मेरा 90 डिग्री, इसके जस्ट सामने में जो साइड दिखेगा वो मेरा हाइपोटेनस होने वाला, 90 डिग्री के जस्ट सामने में जो साइड दिखेगा वो हमारा हाइपोटेनस होगा। इस बातों का ध्यान में, इस बात को बस ध्यान में रखो ना, क्या होगा आपका? कुछ नहीं होने वाला, मतलब समझ में आ जाएगा बेहतर तरीके से हाइपोटेनस क्या होता है। अब ये समझो, अगर ये मेरा ट्रायंगल अच्छे तरीके से समझ गए हो आप, हाँ, अब इस ट्रायंगल में समझो इसका अगर एरिया निकालना होगा, सिंपल सा एरिया किस प्रकार निकालते? 1/2 इंटू आपको बेस पता होना चाहिए और हाइट पता होना चाहिए। हाइट फिर से बोले, आपको हमेशा परपेंडिकुलर हाइट बोलेंगे ना, ठीक है, चलो परपेंडिकुलर पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर हाइट पता होना चाहिए। अब हम इसको दर्शाते कैसे हैं? 1/2, पहले बेस लिखना, पहले बेस लिखो, पहले परपेंडिकुलर हाइट ना, आपकी इच्छा, उल्टा पुल्टा कर सकते हैं हम लोग, आपके मन में ये डाउट कभी नहीं होना चाहिए। पहले यहाँ बेस लिखना, बेस लिख लिए, फिर परपेंडिकुलर लेंथ हाइट को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, आपकी इच्छा, पहले पी को भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो 1/2 मल्टीप्लाई P मल्टीप्लाई B, ये भी लिख सकते हो आप। आपके मन में हम ये डाउट देखे कि भैया कहीं आप पहले B को पहले लिख लेते थे, फिर कहीं आप P को पहले लिख लेते थे, ये क्या करते थे आप? हम जो करते थे बहुत सही करते थे, बिकॉज हम लोग सीखे हुए हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अब ना बताएंगे ये क्या होता है, ठीक है, आपकी इच्छा, दोनों में से जो करना है, ठीक है, आप मल्टीप्लाई को इधर उधर कर सकते हो, ठीक है, आगे पीछे। यहां तक समझ में आ गया। ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है? भैया ट्रायंगल का पेरीमीटर सोचो ना, मन में सोचो ना, जल्दी सोचो। जब तक आप नहीं सोचोगे तो हम किसको पढ़ा रहे हैं? आपको पढ़ा रहे हैं ना, आप समझो, कम से कम फॉर्मूले को ध्यान में रखने का प्रयास करो ना। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड होता है। क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड होता है पेरीमीटर। ठीक है भैया, समझ में आ गया, सम ऑफ ऑल साइड पेरीमीटर हो गया। बस इतना ही तो ध्यान में रखना। अब एक चीज और फॉर्मूला भैया जी इतना बोल के बहुत सारा फॉर्मूला बोलते हैं, कैसे ध्यान में होगा? देखो यहाँ पर अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये मेरा बेस है, ये मेरा परपेंडिकुलर, ये मेरा हाइपोटेनस है। हम जानते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर मेरा बराबर होता है परपेंडिकुलर या बेस, पहले जो पी लिखना पहले पी लिखो या बी लिखना पहले बी लिखो, आपकी इच्छा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, बातें समझ में आ गई? इसमें हम लोग ढेर सारा क्वेश्चन बनाए थे। डन, समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ भी गया होगा। चलो अब यहाँ से हम लोग सर्कल की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा 2 मिनट का विराम ले सकते हो, बिकॉज जितना बातें हम बोले उन सबको रिवाइज कर लिए होगे आप, और उम्मीद करते हैं सारा याद होना चाहिए। हम पूछेंगे आपसे, ठीक है? अब सुनो, सिर्फ रिवीजन करने से नहीं होगा, आपको उसको याद ही करना होगा अच्छे तरीके से, और कोई चारा नहीं है। ठीक है, मैथ में कुछ चीजें याद रखनी होती है, जिसमें से ये भी एक शामिल है। बाकी सब कुछ तो याद क्या रखना होता है, ये साइंस में ना हर एक चीज याद रखना होता है। भैया सिर्फ रटे जा रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा। मैथ में बस थोड़ा सा रटना होता है, थोड़ा सा यही है।
ठीक है, इसको रट लो, फिर हम आपको रटने के लिए कुछ ना कहेंगे। अब सर्कल देख लेते हैं। सर्कल, अब अपने दिमाग को घुमाएंगे सर्कल की तरफ। भैया आप ये बताओ, आप सर्कल को अपने लाइफ में कहाँ कहाँ देखे हो? भैया इस सर्कल को अपने, भैया जानते हैं हम जो चोरी पहनते हैं ना, बैंगल्स, वो मेरा चोरी जो है ना सर्कल होता है। अच्छा, चोरी सर्कल होता है। और कहाँ जानते हो? चोरी के बाद कहा क्या? हाँ भैया, हम सर्कल के रूप में एक और चीज देखे हैं। हाँ, पहिया को देखे थे भैया, गाड़ी में लगा हुआ, अपने साइकिल में लगा हुआ पहिया था इस प्रकार, वो सर्कल के रूप में था। ठीक है, अगेन और कुछ सर्कल। कैमरा का जो पीछे वाला होता है वो मेरा सर्कल के फॉर्म में था। कैमरा लगा होता है ना, हाँ, इस प्रकार यहाँ पर वो मेरा सर्कल के फॉर्म में था। और कुछ जो सर्कल के फॉर्म में है। भैया जी सर्कल के फॉर्म में बहुत कुछ है। अब कितना कुछ बताएं? अच्छा ठीक है, सुनो, समझोगे। जो हम लोग सर्कल देख रहे हैं, सर्कल में क्या क्या ध्यान में रखना। कोई भी पॉइंट ले लिए, ठीक है, हम कोई सा पॉइंट ले लिए, इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर, मान लो सेम डिस्टेंस पे, ठीक है, जो एक घेरा बनेगा, सेम डिस्टेंस पे जो एक घेरा बनेगा, जो सेम डिस्टेंस पे एक घेरा बनने वाला, ऐसे सेम डिस्टेंस पे ये घेरा बन रहा है, ये हमारा सर्कल होने वाला। भैया जी ये तो पहिया बना दिए। अरे पहिया है, लेकिन ये बाहर दिख रहा है, ये बाहर, ये हमारा सर्कल होने वाला। नाम ध्यान में रखना। क्या? जो बीच में जो आपको ये दिख रहा है ना, बीच में, इसका नाम है सेंटर। पूरे सेंटर को देखो भैया, सेंटर में तो ये ना दिखा था, अरे सेंटर में बनाए बस, और कुछ नहीं, ठीक है ना। आप तिरंगा देखते हो, तिरंगा देखते होगे ना, तिरंगा, तो आपको बीच में ये दिखता होगा, बिल्कुल बीच में दिखता होगा। इस बीच में ये देखोगे, ये मेरा सर्कल होता है। सर्कल के बीच में जो सेंटर होगा, इस बीच वाले पार्ट्स को क्या कहेंगे? सेंटर कहने वाले। ठीक है, तो हम लोग ये भी सीखे, हम लोग क्या सीखे, क्या सीखे, सर्कल में भी सेंटर वर्ड देखे। ठीक है, सेंटर ध्यान में रखोगे। सेंटर क्या होता है वो ध्यान में रखोगे। सेंटर क्या होता है? सेंटर मेरा बीच वाला पॉइंट हुआ। ठीक है भैया, सेंटर समझ में आ गया। सेंटर को अपने दिमाग में एंटर कर लिए। ठीक है, अब सेंटर से जो यहां तक का लेंथ होगा, एक फिर से हम बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उम्मीद करेंगे आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखो यहां पर एक फिर से सर्कल बना रहे हैं। ठीक है, सर्कल बना रहे हैं। इस सर्कल में जो है सेंटर क्या होगा? बिल्कुल इसका बीच वाला पॉइंट होगा। बिल्कुल इसका बीच वाला पॉइंट मेरा क्या कहलाएगा? सेंटर कहलाएगा। ये हमारा सेंटर हो गया। सेंटर से जो यहां तक का डिस्टेंस और यहां तक का डिस्टेंस होगा, इसको हम लोग टोटल यहां से लेके यहां तक के लेंथ को क्या कहने वाले? भैया क्या कहेंगे? सोचत हैं, रेडियस कहेंगे। इसको क्या कहने वाले? रेडियस कहने वाले। भैया जी ये तो बहुत गलत बात है। हाँ, रेडियस इसी को कहना है। हाँ, इसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं। रेडियस इसको कहेंगे, रेडियस, त्रिज्या। ये मेरा रेडियस हो गया, रेडियस। ठीक है, आपके सामने पहली बार ये वर्ड आ रहा है, ये रेडियस क्या हुआ? सेंटर तो समझ में आ जाएगा, बीच वाला पॉइंट। रेडियस समझना होएगा। रेडियस जब भी बोलेंगे आपको ये समझना होगा, रेडियस भैया बोले, रेडियस बोले अर्थात रेडियस क्या हुआ? सेंटर से हम लोग पूरा सर्कमफेरेंस तक जा रहे हैं। सेंटर से पूरा इसको मिला रहे हैं, सेंटर से मिला रहे हैं। सेंटर अर्थात रेडियस बन रहा है। सेंटर से मिला रहे हैं, रेडियस बन रहा है। ये समझ में आना चाहिए आपको। फिर डायमीटर क्या हुआ? ये टोटल जो लाइन सेंटर से होके जाएगा, ये सेंटर है ना, जैसे समझो। हाँ भैया ठीक है, यह सेंटर है। सेंटर से जो लाइन होके जाएगा, पूरा का पूरा लाइन, वो हमारा डायमीटर कहलाएगा। सब मेरा डायमीटर हो रहा है। ये बताओ, अर्थात ये लाइन पूरा अगर सेंटर से होके जा रहा है, ये लाइन ना, तो इसको हम लोग क्या कहने वाले? डायमीटर कहने वाले। ठीक है, डायमीटर कहेंगे। बस एक वर्ड और ध्यान में रखना है, फिर और भी चीज बताएंगे। ठीक है, अगर मान लो ये सेंटर से होके ना जाए, ऐसा लाइन ब्रिज पे, इस पे हम लोग कोई लाइन खींच रहे, ये सेंटर से होके ना जाए, इसको क्या कहेंगे? इसको हम लोग कोड कहेंगे। कोड का हमारे इस मेंसुरेशन में उतना ही काम है जितना कि जब हम पढ़ाते हैं इस मार्कर का,
है ये क्या बोले भैया, लेकिन मार्कर बहुत जरूरी है, ये मार्कर कहते हैं, पढ़ाते हैं इस कैप का, कि कैप भी बहुत जरूरी है ना मार्कर को सेफ रखने के लिए। ठीक है, यहाँ देखो, अर्थात अब हम लोग कोड को देखने वाले। अरे का फिर से आपके सामने पूछेंगे, आप मुझे बताओगे सेंटर कौन है, रेडियस कौन है, कोड कौन है, सब बताओगे आप मुझे। आपके सामने एक बहुत प्यारा सवाल, बहुत दुलारा सवाल, बहुत दुलारा सवाल पूछ रहे हैं। हम उम्मीद करेंगे आप उसका जवाब दोगे, आप उसका जवाब दोगे। ला 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 ला, देखो भैया जी कैसा कैसा फिगर बनाते हैं, ऐसा कोई फिगर बनाता, हम बनाया फिगर। अब अवार्ड लेके रहेंगे, 2025 का अवार्ड हमें ही मिलना चाहिए, ठीक है, बेस्ट आर्ट मतलब बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द कोचिंग ठीक है, उसका अवार्ड हमें मिलना चाहिए। नहीं, अब अवार्ड लेना था अच्छे से बनाना होगा, यूं बनाएंगे तो फिर अवार्ड मिलेगा नहीं, फिर से बनाएंगे, अवार्ड तो लेके रहेंगे इस बार, 1 साल तक कड़ी मेहनत करना है ना भैया जी। अवार्ड देने वाला कौन है, अरे हम ही देंगे ना, अरे अपने आप को देंगे अवार्ड। वाह भैया जी, ये क्या था, ऐसे ये क्या हो रहा है, सर्कल पूरा क्यों नहीं बन रहा हमसे, हैं ऐसे काम होगा, सर्कल तो बना के देंगे आज। हाँ हो गया, अब हो गया, बहुत अच्छा सर्कल बना है, इससे अच्छा सर्कल किसी का नहीं बनेगा, ठीक है, मेरा बना है सर्कल, ठीक। यहाँ देखो, यहाँ समझोगे, ये जो हम सर्कल बनाए, सर्कल सर्कल सर्कल, इसका बीच का पॉइंट क्या कहलाएगा, बीच का पॉइंट सेंटर कहलाएगा, ठीक है। सेंटर से कहीं पे मिला लिए, ये रेखा मिला लिए, ये क्या कहलाएगा, रेडियस। ऐसा लाइन जो सेंटर से होके जाता है, जो लाइन सेंटर से होके जाता है उसको क्या कहेंगे हम लोग, जो लाइन सेंटर से होके जाता है उसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे डायमीटर। जो सेंटर से होके नहीं जाता लाइन, वृत्त पर का कोई 2 लाइन जो सेंटर से होके नहीं जाता उसको क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे कोड, ठीक है। ये मेरा O है, ये मेरा A है, ये मेरा AB है, ये मेरा क्या है, CD है। आप मुझे बताओगे O पॉइंट का नाम क्या हुआ, OA साइड का नाम, OA जो मेरा साइड है, OA जो साइड है इसका नाम क्या हुआ, AB का नाम क्या हुआ और CD का नाम क्या हुआ, जल्दी बताओगे मुझे। हम मिलाने वाले हैं, हम लोग काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हो गया 10 तक काउंट कर लिए। उम्मीद करते हैं बन गया होगा आपसे। भैया जितना तेज काउंटिंग होता है आपका, हाँ वीडियो रोक के बनाइए ना, क्या दिक्कत है, चलिए वीडियो रोक के बनाइए। आखिर O को क्या कहेंगे, OA को क्या कहेंगे, AB को क्या कहेंगे, CD को क्या कहेंगे, चलिए बताओगे। हो गया। यहाँ देखो, O को हम सेंटर करने वाले, ठीक, OA को हम लोग क्या कहने वाले, रेडियस कहने वाले। अगेन AB को हम लोग डायमीटर कहने वाले। अगेन CD को हम लोग कोड करने वाले। बस इतना चीज ध्यान में रखना है। सेंटर का मतलब केंद्र, रेडियस का मतलब त्रिज्या, डायमीटर का मतलब व्यास, कोड का मतलब जीवा, ध्यान में रखोगे हमेशा, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, रेडियस का शॉर्ट फॉर्म स्मॉल r होता है और डायमीटर का शॉर्ट फॉर्म स्मॉल d होता है, ये ध्यान में रखना है। हम लोग यही उपयोग करने वाले हैं, d से डायमीटर, r से रेडियस, यही 2 का शॉर्ट फॉर्म। इसके अलावा और भी शॉर्ट फॉर्म बताएंगे, इसमें कुछ शॉर्ट फॉर्म होगा, जैसे कि आपको c क्या होता है, d क्या होता है, r क्या होता है, a क्या होता है, पाई क्या होता है, ये सब समझना होगा। पाई आज पहली बार आपके लाइफ में पाई आने वाला है, मिलोगे ना अच्छे तरीके से, स्वागत करोगे ना पाई का स्वागत करना है कि नहीं करना है, अगर करना है ना स्वागत बिल्कुल, तो इन सारी चीजों को ध्यान से समझना है, ठीक है। मेरे ख्याल से सब कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सुनो अब समझो, अब कुछ और चीजें सीखते हैं हम लोग। यहाँ पर जो ये सर्कल का जो बाहर जो लाइन दिख रहा है, देखो ध्यान से देखो, बाहर लाइन दिख रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस कहते हैं। सर्कमफेरेंस ध्यान में रहेगा, सर्कमफेरेंस
जो बाहर बाहर दिख रहा है उसको क्या कहेंगे हम लोग, सर्कमफेरेंस, 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 ठीक है, मतलब सरकम दिखे छे, ठीक है। अर्थात सर्कमफेरेंस मतलब होता है परिधि होता है, ठीक है। बाहर बाहर जो दिखता है क्या कहेंगे उसको, सर्कमफेरेंस कहेंगे, सर्कमफेरेंस कहेंगे, सर्कमफेरेंस कहेंगे। अंदर का टोटल जो एरिया हुआ इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको हम लोग कहने वाले एरिया, ठीक है, एरिया कहने वाले। ये बातें समझ में आना चाहिए। जो वृत्त को घेर रहा है ना लाइन, जो वृत्त को लाइन घेर रहा है ना उसको पेरीमीटर, सर्कमफेरेंस बोलना चाहिए। कभी कभी बुक में अगर पेरीमीटर वर्ड यूज कर दिया जाएगा तो समझना इसी के बारे में यूज किया जा रहा है, सर्कमफेरेंस के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। बातें समझ में आई। सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस एक वर्ड देखे हम लोग, सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस के लिए हम लोग स्मॉल सी डिनोट करने वाले, स्मॉल सी मतलब सर्कमफेरेंस, डी मतलब डायमीटर, आर मतलब रेडियस। ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए, रखनी है आपको। एरिया को हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करेंगे, एरिया को हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करने वाले, एरिया को हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करेंगे, एरिया को कैपिटल ए से डिनोट करेंगे, ठीक है, एरिया को कैपिटल ए से डिनोट करेंगे। अब पाई क्या होता है, हा 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 हा, समझ में आ जाएगा पाई क्या होता है, ठीक है, समझो, पता है, समझो, चलिए बताएं। जब हम लोग सर्कमफेरेंस में सी से मतलब क्या हुआ, सर्कमफेरेंस में जब हम लोग डी से डिवाइड कर देंगे, भैया ये क्या बोलते हैं, समझोगे क्या बोले, ये हमारा सर्कमफेरेंस हुआ। इस सर्कमफेरेंस में हम डी मतलब ये मतलब आपका डायमीटर, इसे डिवाइड करेंगे ना, ये आपका पाई को देने वाला। ये बहुत, पाई एक ऐसा वैल्यू है, पाई एक ऐसा वैल्यू जिसका वैल्यू आज तक कोई नहीं निकाल पाया है। इसी बात पे हम 2 मिनट का ब्रेक लेंगे। अब हम इस पे सोचेंगे काश हम वो होते जो पाई का वैल्यू निकालते, मेरा भी बहुत ज़्यादा नाम हो जाता, आपका भी नाम हो जाता, कोचिंग का भी नाम हो जाता, फिर पाई का वैल्यू निकाल के परेशान हो जाते। सपना देख रहे हैं, सपना। बस मजाक कर रहे हैं, ठीक है, मजाक कर रहे हैं। आपको सीखना है इसको, ठीक है। हमें अपने नाम से कोई मतलब नहीं होता, बस आपको सिखाना है। आपको मजाक, मैं पीछे मजाक करता हूँ, ठीक है, आपको इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है, ठीक, ओके, बात को समझना है हम जो कहना चाह रहे हैं, ठीक है। हम लोग जब सर्कमफेरेंस में इसे डी से डिवाइड करेंगे तो पाई का वैल्यू देगा। हम आते हैं 2 मिनट में, तब तक आप जो है बेहतर तरीके से यहाँ तक रिविजन करोगे। हम तुरंत आए, वैसे कि आप वीडियो तो रोक लेंगे ना, ठीक, तुरंत आ रहे हैं, ओके, ठीक। यहाँ देखो, समझो, ठीक है, ठीक हो गया। ठीक, हम लोग जो है ये देख लिए कि पाई आखिर कैसे निकाला गया। पाई निकाला गया, पाई जो है रुक, ये भाग क्यों जा रहा है बार बार, सब कुछ ठीक है ना, ठीक। उधर उधर क्यों भटक जा रहे हो आप, हैं, यहाँ पढ़ाई पे ध्यान दोगे ना। अब ये मत बोले भैया हम यहाँ तो है ही नहीं। ये कैमरा नहीं, यहाँ बैठे हो, ठीक है। हाँ, यहाँ देखो, समझोगे। पाई का वैल्यू किसको कहे थे, पाई किसको कहे थे भैया, पाई जब हम सर्कमफेरेंस में, जब हम पूरे के पूरे सर्कमफेरेंस में इसे डी से डिवाइड कर रहे थे, पूरे के पूरे सर्कमफेरेंस में इसे डी से डिवाइड कर रहे थे, उसको हम लोग पाई कह रहे थे। यहां से हम जाने कि पाई कैसे निकाला गया। जो उस समय के मैथमेटिशियन थे, उन्होंने जो है पाई निकाला था। जब हम लोग पूरे के पूरे सर्कमफेरेंस में, पूरे के पूरे सर्कमफेरेंस में जब हम लोग ये हम लोग डी डायमीटर से डिवाइड किए ना, तब हम लोग का पाई निकला था। हम लोग यहाँ पर टोटल चीज को समझ गए, आखिर है क्या टोटल चीज, सब कुछ समझ गए। अब बारी है फॉर्मूले जानने की, जान लेते हैं ना। हाँ भैया, ये फॉर्मूले जान लेते नहीं, ये हमारा जान लेते हैं, दांत लाल कर देंगे। देखो यहाँ पर समझने का प्रयास करोगे फॉर्मूले को। हाँ जी,
देखो सिंपल सा फॉर्मूला, पहला ही फॉर्मूला देखिए, पाई का रिलेशन किसके साथ था, सी बाई डी। पाई को क्या कहते थे हम लोग भैया, पाई बराबर था सी बाई डी, हाँ सी बाई डी था। इससे क्या ध्यान में रखना है, इससे हम लोग ये ध्यान में रखेंगे सी मतलब क्या हुआ, सी मतलब क्या हुआ भैया हम जानते थे, सी का मतलब सरकमफेरेंस, सी का मतलब सरकमफेरेंस, डी का मतलब डायमीटर। देखो यहाँ पर डी और समझो, सबसे पहला फॉर्मूला आपका, सबसे पहला फॉर्मूला जो ध्यान में रखना है, ये डायमीटर जो है दो रेडियस से मिलके बना हुआ है। डायमीटर दो रेडियस से मिलके बना हुआ है। डायमीटर दो रेडियस से मिलके बना हुआ है। डायमीटर दो रेडियस से मिलके बना हुआ है। अर्थात ये डी जो है इधर भी आर इधर भी आर 2r के बराबर है। डी मेरा 2r के बराबर है। डी हमारा 2r के बराबर है। ध्यान में रखो, पहला फॉर्मूला स्मॉल डी जो है वो 2r के बराबर है। डायमीटर 2r के बराबर है। डायमीटर 2r के बराबर है। d इक्वल टू 2r, d इक्वल टू 2r, d इक्वल टू 2r, d इक्वल टू 2r, याद हुआ d इक्वल टू 2r, बिल्कुल आपको याद हो गया होगा। d इक्वल टू 2r, d इक्वल टू 2r, d इक्वल टू 2r, d जो टोटल d जो है वो आपका 2r के बराबर है। अर्थात दो रेडियस को मिलाएंगे तब dt बनेगा। पहला फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला, d मतलब डायमीटर, r मतलब रेडियस, d मतलब डायमीटर, r मतलब रेडियस। जितना भी सिखा रहे हैं कभी मत भूलना, ठीक है? जब तक आप मैथ से दोस्ती की हो तब तक, ठीक? इस चैप्टर में जैसे ही मेंसुरेशन में आएंगे ना, अभी तक आप अपने प्यारी दीदी से पूछ सकते हो जो आती है पढ़ने के लिए, ज्योति दीदी आती है ना, उनसे पूछ सकते हो ये कितना जरूरी है आपके लिए। शायद उनका ये ठीक से क्लियर नहीं अभी भी ठीक है, तो थोड़ा सा अफसोस होता है, काश वो सब क्लियर रहता तो अभी काफ़ी कुछ बेहतर। इस चैप्टर में वो अभी वीक है, कमज़ोर है, शायद क्वेश्चन गलती ना करके आए एग्जाम में। उम्मीद है कि सही हो जाए, ठीक है? लेकिन हमको देखो, हम क्लास 10 से होकर गुजर चुके हैं ना, मुझे पता है कि कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके लिए। उसमें से एक ही ये सर्कल भी आता है। भले ही थोड़ा टफ लग रहा होगा, भैया ये क्या क्या लिख दिए, इतना कुछ ध्यान में रखना होगा। कैसे ध्यान में रखेंगे सब कुछ? हाँ, उतना ध्यान में रखते रखते हम बूढ़ी हो जाएंगे भैया जी। क्या होगा? वैसे तो आप बूढ़े हो ही गए हैं समझाते समझाते, अब हम बूढ़े हो जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा भैया जी, समझिए। 3-4 वर्ड ध्यान में रखने में इतना बहाना, नॉई चौल भी ये सब, ठीक है? 3-4 वर्ड है, आराम से ध्यान में रख सकते हो। बहुत प्यारा प्यारा वर्ड है और हम पूरा प्रयास करेंगे ये आपके लिए आसान बन जाए। हमने क्या कहा? d इक्वल टू 2r, ये टोटल डायमीटर जो है 2 रेडियस के बराबर है। पता है, पहली बार आपके सामने आया है ये, ठीक है? तो उम्मीद करेंगे आप इसको जो है बेहतर तरीके से सीखने का प्रयास करोगे, ऑब्जर्व करने का प्रयास करोगे। भैया हम सीख ले देखो यहाँ पर पहला फॉर्मूला ध्यान में रखोगे। अब हम लोग यहाँ जान गए d इक्वल टू किसके बराबर है भैया, d इक्वल टू 2r के बराबर है। अर्थात तो हम यहाँ बोल सकते हैं c 2r को मल्टीप्लाई करते हो, 1 का मल्टीप्लाई c के साथ c हो गया, 2r का मल्टीप्लाई पाई के साथ 2 पाई r हुआ। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सरकमफेरेंस का। सरकमफेरेंस कैसे निकालेंगे? सरकमफेरेंस कैसे निकालेंगे? सरकमफेरेंस कैसे निकालेंगे? सरकमफेरेंस कैसे निकालेंगे? 2 पाई r से, 2 पाई r से सरकमफेरेंस 2 पाई r, सरकमफेरेंस 2 पाई r, अर्थात c इक्वल टू मेरा 2 पाई r हो गया। सरकमफेरेंस कैसे निकाल रहे हैं? सरकमफेरेंस 2 पाई r से निकाल रहे हैं। सरकमफेरेंस 2 पाई r, सरकमफेरेंस 2 पाई r, d इक्वल टू 2r। भैया मत बोलिए इसे, दिमाग के ऊपर से जा रहा है, हमको पता है, हम चाहते हैं दिमाग का दही कर देना, ठीक है? यहाँ देखो c इक्वल टू 2 पाई r हो गया, d इक्वल टू 2r हो गया, c इक्वल टू 2 पाई r, c इक्वल टू 2 पाई r। इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, स्टार मार्क लगाते चलो, इतना स्टार मार्क लगाओ कि थक जाओ, उतना इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है। उसके बाद एरिया का फॉर्मूला। एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया सिंपल सा टोटल का टोटल पाई में इस r से मल्टीप्लाई कर देना, r स्क्वायर से, ठीक है?
एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। बस इतना सा फॉर्मूला है, होगा ध्यान में, याद होगा, होगा याद, हो जाएगा याद। ठीक है, ये तीन फॉर्मूला आपका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला। जैसे ही आपके सामने सर्कल आएगा दिमाग घूमेगा, अगर ये तीन फॉर्मूला ध्यान में नहीं होगा तो। ये समझना, d इक्वल टू 2r, c इक्वल टू 2 पाई आर, a इक्वल टू पाई इंटू एच, अब पाई इंटू आर स्क्वायर। भैया ये क्या कर रहे थे, पाई बार, हम यहाँ चले गए थे ना। देखो एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। मेरे ख्याल से आप ये सब फॉर्मूले ध्यान में रखोगे। चलो ये सर्कल डिनोट करो, सर्कल, और टोटल ये फॉर्मूला ध्यान में रखोगे, टोटल ये फॉर्मूला ध्यान में रखोगे। नोट डाउन करो जल्दी, नोट डाउन करो इसको, नोट डाउन चाहिए हमको, नोट डाउन करो जल्दी से। कंप्लीट हो गया होगा। एक हम लोग सेमी सर्कल देख लेते, आज के बाद से फॉर्मूला आपके सामने प्रकट नहीं किया जाएगा। ये अंतिम फॉर्मूला था, अंतिम फॉर्मूला था। अब सिर्फ क्वेश्चन आंसर सॉल्व किया जाएगा। पहले हम होमवर्क बोल देते हैं, पहले होमवर्क बोल देते हैं। जितना मेंसुरेशन चैप्टर है, मेंसुरेशन पूरे के पूरे मेंसुरेशन में जितना भी क्वेश्चन है सब के लिए जहां तक संभव होगा वहां तक आप फिगर बना के लाओगे। कैसे बनाओगे वो समझाते हैं, देखो समझोगे। हम किताब निकाल लेते हैं, आपका किताब निकाल लेते हैं आपके लिए। जैसे हम पढ़ लिए कि फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, मतलब हम पहला नंबर क्वेश्चन पढ़े फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो यहाँ रेक्टेंगल आया ना, हम बस इतने जानते हैं रेक्टेंगल का मतलब ये होता है। आगे नहीं समझ में आ रहा है पहले नंबर क्वेश्चन, बस यहीं तक छोड़ देंगे। नहीं समझ में आ रहा है हमको, नहीं यहीं तक खाली रेक्टेंगल बना के छोड़ देंगे। पहला नंबर क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़े, खाली पढ़े फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। हमको इसके आगे समझ में नहीं आया अगर आपकी जगह में, तो हम पहला नंबर क्वेश्चन लिखेंगे, यहाँ पर रेक्टेंगुलर प्लॉट बना के छोड़ देंगे, बस हो गया। फिर सेकेंड नंबर क्वेश्चन नीचे, कोई जगह नहीं छोड़ोगे यहाँ पर, लेकिन कोशिश करोगे जितना क्वेश्चन में दिया गया है सब कुछ पढ़ने का। से बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट वन साइड ऑफ विच इज 48 मीटर एंड इट्स डायगोनल 50 मीटर। इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का एक साइड जो है 48 मीटर है और इसका डायगोनल कितना दिया हुआ है, डायगोनल इसका दिया हुआ है कितना, 50 मीटर दिया हुआ है। तो आपको बताना है इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये बताना है। ठीक है, मेरे ख्याल से जितना ही समझ में आएगा उतना ही लिखोगे और उम्मीद करते हैं सबको समझ में आएगा। यहाँ डायगोनल दिया हुआ है, डायगोनल का फॉर्मूला होता है √L² + B², जिसमें से L का वैल्यू दिया हुआ है, B का वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे B का वैल्यू निकलेगा एरिया आपका निकल जाएगा L × B। ठीक है, आपको नहीं सॉल्व नहीं करना है, सिंपल सा क्या करना है वो समझो। हम बनाने के लिए सिखा रहे हैं, कैसे घर से बना के लाओगे वो सीखो। एक बार फिर से समझाते हैं। ठीक है, किसी का सॉल्व नहीं करना है, टोटल का सिर्फ फिगर बनाना है और फॉर्मूले लिख के आने हैं। ठीक है, देखो क्या करना है समझो। पहला नंबर क्वेश्चन लिखोगे, पहला नंबर क्वेश्चन पढ़ लिए, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। ठीक है, हमको रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगुलर प्लॉट है। ओके, इसमें फिर बोला गया वन साइड ऑफ विच इज 48 मीटर, इसका वन साइड मेरा 48 मीटर है। अगेन इसका डायगोनल जो है 50 मीटर, इसका डायगोनल मेरा 50 मीटर है। ओके, हमको क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना। ठीक है, एरिया निकालेंगे, हो गया, बस इतना ही लिखना है। उसके बाद हमको टोटल जितना जानते हैं इस रेक्टेंगुलर, मतलब इस रेक्टेंगल के लिए जितना जानते हैं फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला, पेरीमीटर का फॉर्मूला और डायगोनल का फॉर्मूला, तीनों फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेंगे। बन गया पहला नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या करना है वो समझो। सेकेंड नंबर क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे, ए रूम इज 9 मीटर बाय 8 मीटर बाय 66.5 मीटर। ठीक है, एक रूम है उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है। एक रूम है जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है। कितना कितना हाइट है आपका, कितना कितना हाइट है आपका, कितना कितना हाइट है आपका, सिंपल सा 9 मीटर, 8 मीटर और 6.5 मीटर, अर्थात ये आपका 9 मीटर है, 9.9 सिर्फ 9 मीटर, सॉरी 9 मीटर है। ठीक है, 9 मीटर, फिर आपका 8 मीटर, भैया 8 मीटर है, हाँ जी 8 मीटर है, ये आपका 8 मीटर है। फिर ये ब्रेथ कितना है, ब्रेथ आपका 6.5 मीटर है, 6.5 मीटर है। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक है, अगेन 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 ये बातें समझ में आई, 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 ये बातें समझ में आई। एक बात सुनो,
जब भी आपको इसमें हम कुछ गलती करके लिखे हैं समझाने के लिए आपको, जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आए 9 मीटर बाय 8 मीटर बाय 6.5 मीटर, जो पहला रहेगा वो हमारा लेंथ को देता है, जो सेकेंड रहता है वो हमारा ब्रेथ को देता है, जो थर्ड रहता है वो हमारा हाइट को देता है। तो लेंथ तो हमारा 9 मीटर हो गया। क्या ये 8 मीटर जो लिखे क्या वो मेरा ब्रेथ है? क्या ये मेरा ब्रेथ है? नहीं भैया, ये मेरा ब्रेथ नहीं है। ब्रेथ कौन है मेरा? ब्रेथ ये हुआ, ब्रेथ ये हुआ, ये हमारा 8 मीटर है। नहीं समझ में आ रहा? समझ में आ रहा होगा, ये हमारा 8 मीटर है। अर्थात फिर से समझो, मेरे ख्याल से आप के सामने सीधा सही ही बताना सही रहेगा, वरना आप कंफ्यूज कर जाओगे। देखो इसमें लेंथ कौन है भैया? ये लेंथ, ये लेंथ, ये आपका 9 मीटर, तो ये आपका 9 मीटर। ठीक है, बातें समझ में आ रही है? ब्रेथ कौन है? ये ब्रेथ है, ये ब्रेथ है, ये ब्रेथ है, ये ब्रेथ है ना। ब्रेथ कितना है? 8 मीटर, ये हमारा 8 मीटर हो गया। एंड हाइट कितना है? हाइट ये हुआ, हाइट ये हुआ 6.5 मीटर, ये आपको दिया होगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इट हैज वन डोर ऑफ डायमेंशन, इसमें एक दरवाजा भी है। लो यहाँ दरवाजा बना दिए, एक दरवाजा है इसमें जो कि आपका 2 बाय 1.5 मीटर है, अर्थात 2 मीटर लेंथ है, 1.5 मीटर इसका क्या ब्रेथ है। ये मेरा 2 मीटर है और इसका ब्रेथ कितना है? 1.5 मीटर। ओके, ये समझ में आ गया। अगेन फिर क्या है? फिर इसमें जो है 4 खिड़की भी है, इसमें 4 खिड़की भी है और हर एक खिड़की का आपको डायमीटर दिया हुआ है। इसमें 4 खिड़की है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 खिड़की, जिसमें से हर एक खिड़की का डायमीटर दिया हुआ, डायमीटर कहते हैं, हर एक खिड़की का डायमेंशन दिया हुआ है 1.5 बाय 1 मीटर, 1.5 बाय 1 मीटर। आपको नहीं दिख रहा होगा, आप अच्छे से बनाओगे, अपने पेंसिल से दिखेगा, या मार्कर थोड़ा मोटा है। ठीक है, अगेन फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल्स एट 50 रुपीज पर मीटर इसका, बस इतना ही आपको बनाना है। ठीक है, और सिंपल से ये क्या है आप लोग का ये क्या है? क्यूबॉइड ना, क्यूबॉइड का CSA TSA और वॉल्यूम ये लिख लोगे। अगेन और कुछ नहीं करना है, इतना सा करके रखोगे आप हर एक क्वेश्चन के लिए। सिर्फ क्वेश्चन को रीड करना है, क्वेश्चन को रीड करके जो वैल्यू दिया हुआ है वो लिखोगे। मान लो क्वेश्चन समझ में नहीं आता, इतना तो समझ में आता है, रूम जो है आपका एक तरह से क्यूबॉइड होता है, क्यूबॉइड का फिगर बना दोगे और फॉर्मूला लिख देना है अगर समझ में नहीं आता है तो। ठीक है, अगेन तीसरा नंबर क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर जिसका आपको लेंथ ऑफ व्हिच डायगोनल इज 64 सेंटीमीटर। मतलब आपको स्क्वायर का एरिया निकालना है। ये मेरा स्क्वायर है, इसका एरिया निकालना होगा जिसका आपको डायगोनल दिया हुआ है। कितना है? 64 सेंटीमीटर। बस हो गया। अब यहाँ पर स्क्वायर के लिए आपको एरिया लिखना होगा, एरिया लिख लेंगे, पेरीमीटर लिख लेंगे, डायगोनल लिख लेंगे, बस। चौथा नंबर क्वेश्चन, इस प्रकार आपको टोटल कितने क्वेश्चन है? 20 क्वेश्चन, सबने तो 20 क्वेश्चन तो आप फिल इन द ब्लैंक्स है, 21 तो आपका ट्रू एंड फॉल्स, इसको छोड़ ही देना। उसके बाद आपको जो है 19 नंबर क्वेश्चन तक हमको चाहिए। ये इस प्रकार का बना हुआ आपका होमवर्क चाहिए। अब अगले क्लास में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाएंगे और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। बस आपको फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं, फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं। ठीक है, चलो फॉर्मूले को ध्यान में रखोगे आप, ये हम मान के चलते हैं। आज इतना नहीं रखना चाहते थे, हम चाह रहे हैं 5 क्वेश्चन करवाएं, यहाँ से 5 क्वेश्चन करवाएं। समय है आपके पास? मेरे पास तो प्रॉपर समय है। हम 5 क्वेश्चन करवाना चाहते हैं सर्कल से। ठीक है, 3 क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा 3 क्वेश्चन करवाते हैं। 3 क्वेश्चन करवाएंगे, ये आपका होमवर्क है, होमवर्क क्लियर करोगे, 3 क्वेश्चन कर लो जल्दी से। 3 क्वेश्चन करेंगे फिर छोड़ देंगे। 3 क्वेश्चन तीनों फॉर्मूले पे करेंगे। ठीक है, तीनों फॉर्मूले पे 3 क्वेश्चन आपके सामने रहने वाला है और उम्मीद करेंगे बनाओगे बेहतर तरीके से बनाओगे आप। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने। आपको जो है पहले क्वेश्चन में रेडियस दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में रेडियस आपको दिया हुआ है 7 मीटर। बताना है इस क्वेश्चन के लिए देन फाइंड सर्कमफेरेंस क्या होगा, एरिया क्या होगा। बनाओगे तो आप जानते हो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है फॉर्मूला सर्कमफेरेंस का? सर्कमफेरेंस इक्वल टू 2πr। एक बात ध्यान में रखना, हमेशा ऑल टाइम पाई का वैल्यू 22/7 लेना है या फिर 3.14 लेते हैं।
जब क्वेश्चन में नहीं कहा जाएगा तो हम लोग सिर्फ 22/7 ही लेंगे पाई का वैल्यू। ये ध्यान में रखोगे, आप ध्यान में रखोगे ना, पाई का वैल्यू 22/7 होता है। यहाँ पर सिंपल सा आपको इस सर्कल के लिए आपको यहाँ पर सरकमफेरेंस का वैल्यू निकालना है, फिर एरिया निकालना है। उम्मीद करते हैं आपका सरकमफेरेंस निकलेगा। सरकमफेरेंस निकालोगे, जल्दी से आप सरकमफेरेंस निकालोगे और एरिया निकालोगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। सिंपल सा यहाँ पर पुट करोगे आर का वैल्यू और पाई का वैल्यू। पाई का वैल्यू कितना होगा, 22/7। पाई का वैल्यू 22/7। यहाँ पर पाई का वैल्यू 22/7 पुट करोगे, आर मेरा दिया हुआ है, यहाँ पर पाई का वैल्यू पुट करोगे, आर दिया हुआ है, बनाओगे, इसका सरकमफेरेंस निकालोगे, इसका आप एरिया निकालोगे, बनाओगे। माने पहली बार क्वेश्चन आया, लेकिन आपको ये आता है, 2 है तो यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ पाई है तो 22/7 लिखेंगे, आर हमको 7 दिया, 7 लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करना है तो आपको आता होगा, बिल्कुल आता होगा। यहाँ पाई है तो 22/7 लिखेंगे, आर का वैल्यू 7 दिया हुआ है, 7 का स्क्वायर है, 2 बार 7 से मल्टीप्लाई करने वाले, ये तो आपको आता होगा। बनाओगे, सॉल्व करोगे, जल्दी से सॉल्व हो गया होगा, बिल्कुल सॉल्व हो गया होगा। ये 7 से 7 कटा, यहाँ पे आपका 20, यहाँ आपका 44 आ गया। 44 क्या, मीटर। सिंपल, सिर्फ एरिया को हम लोग मीटर स्क्वायर कहेंगे, बाकी सबको मीटर सेंटीमीटर ये सब करने वाले। यहाँ से 7 से 7 कैंसिल आउट हुआ, हाँ, यहाँ आपका 154 मीटर स्क्वायर निकल गया। बताओ कितना ही आसान ये क्वेश्चन था। अगर हम बोलेंगे डायमीटर निकाले, डायमीटर निकाल पाओगे? डायमीटर निकाल पाओगे? डायमीटर कैसे निकलेगा, d इक्वल टू स्मॉल डी ना, डायमीटर को स्मॉल डी से डिनोट करेंगे, ठीक है। स्मॉल डी कैसे निकालोगे, स्मॉल डी हम लोग 2r से निकालेंगे। 2 गुना r का वैल्यू 7 मीटर, अर्थात यहाँ पर आपका 14 मीटर हो गया। मेरे ख्याल से बहुत आसान है ये, है ना आसान। उम्मीद करते हैं आपको हर एक बातें बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाओगे, आप खुद से बनाओगे, इतना ही काम करना है। अगर r आपका 14 मीटर दिया हुआ है, अगर r आपका 14 मीटर दिया हुआ है, तो आपको c का वैल्यू निकालना है, a का वैल्यू निकालना है और d का वैल्यू निकालना है। निकालोगे, मजा आएगा। देखो, बनाओगे, c का वैल्यू, a का वैल्यू, d का वैल्यू निकालोगे, हल्दी हल्दी, ला 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 ला। देखो हम बताते हैं कैसे बनेगा, सीखोगे कैसे बनेगा। देखो सिंपल सा, r का वैल्यू क्या पुट करना है, 14 मीटर। 2 मल्टीप्लाई 22/7, r का वैल्यू 14 मीटर, आराम से 7 दूनी 14, यहाँ पे 88 मीटर निकल गया। अगर यहाँ पर सिंपल सा r का वैल्यू क्या है, 14 मीटर, 14 गुना 14, 7 से मल्टीप्लाई कट गया ये हमारा 2 टाइम्स में। अब कितना होगा, 44 मल्टीप्लाई 14, हाँ कितना हो गया, 616 हो गया। भैया ये तो बहुत आसान है, मीटर स्क्वायर। ठीक, अगेन डायमीटर निकालना है। डायमीटर कितना होता है, 2r के बराबर होता है, 28 मीटर डायमीटर निकल जाएगा। बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये बहुत आसान था। एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे और सबसे भारी क्वेश्चन देंगे। भैया जी ये क्या था, कैसी हंसी थी ये, इसके अंदर तो मुझे डर लग रहा है इस हंसी से। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत भारी, और ऐसा क्वेश्चन नहीं बताए हैं। उम्मीद करेंगे आप प्रयास करोगे, मुझे पता है आप नहीं बना पाओगे, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं आपके सामने ये चुनौती पेशकश करें। आज कम इसलिए सिखा रहे हैं, वैसे भी तो बहुत ज़्यादा लंबी क्लास हो गई होगी, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से कम ही सिखा रहे हैं आज, क्योंकि आपके सामने पहली बार ये सारा वर्ड आया है, यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मूले आए हैं, उसको रिवीजन करोगे, याद करोगे सारे फॉर्मूले। ये सारा सेशन आज फॉर्मूले के पर बेस्ड था। अगले क्लास से इतना हम रिवीजन नहीं करवाने वाले, सिंपल सा मौखिक बोलेंगे, बस हो गया, आप उसको समझ जाओगे, रिवीजन आप खुद करोगे। आज जो रिवीजन करवा दिए फॉर्मूले का, आज ये फॉर्मूला सेशन समाप्त हो रहा है, ठीक है। उम्मीद करेंगे आज के बाद से फॉर्मूला आपको याद होगा। हाँ, अपनी तरफ से पूरा प्रयास किए, 100% जितना हो सकता था, जितना मेरे अंदर क्षमता था, वो सारा न्यौछावर कर दिया आपके ऊपर, ठीक है, कि आपको फॉर्मूले याद हो जाए। ठीक, जितना मेरे अंदर क्षमता था, सोच लो अपनी क्षमता से परे होकर के, मतलब अपनी क्षमता से बाहर निकल के कोशिश की समझाने का, कि हाँ आपको सारे फॉर्मूले समझ में आ जाए, याद हो जाए। इतनी बार तो फॉर्मूला रिवीजन नहीं करवाना चाहिए था, लेकिन हम करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको याद हो जाए फॉर्मूला याद होगा, क्योंकि मुझे पता है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी। ये वाला हो गया, फिर वो एक चैप्टर और छोड़े, लाइन्स एंड एंगल्स, उसमें भी ये एक चीज़ है आपका, ये पैरेलल लाइन है,
इसको ट्रांसवर्सल लाइन ये आपका क्रॉस कर रही है, यहाँ पर कौन कौन सा एंगल बराबर होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, अल्टरनेटिंग एंगल है, ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, क्या ही कहूँ, ये चीज़ सीखना ही होगा आपको, ठीक, क्योंकि आगे काम देगा ये। ठीक है, मैं नहीं चाहता अगर मान लो भविष्य में मैं पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ वो बात की बात है, लेकिन आपको इस योग्य जरूर बना देंगे कि कोई भी टीचर आपको पढ़ाए ना, कोई भी टीचर पढ़ाए, आपको उनकी बातें सब कुछ समझ में आनी चाहिए। हम आपको उस योग्य जरूर बना देंगे, ये बात समझ के रखना। ठीक है, मुझे भविष्य नहीं पता आगे क्या होने वाला, लेकिन इतना पता है मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा आपको उस काबिल बना देना कि आपको आगे मैथ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा और नहीं आने देंगे हम कभी। ठीक है, ये बातें समझ के चलनी है आपको। मैं अभी ही सोच लेता हूँ, हाँ आगे ये प्रॉब्लम हो सकता है आपको, आगे इस टॉपिक में प्रॉब्लम होगा, क्यों ना अभी आपके सिलेबस में है, तो जितना जरूरी है उससे ज़्यादा ही आपके सामने प्रकट किया जाए। हर एक बातें क्लियर करनी है आपको लग रहा होगा भैया 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 हाँ अभी तो क्लास 7 में ही है, अभी 8 में जाएंगे, फिर 9 में जाएंगे, फिर 10 में जाएंगे। सोचे हो कभी क्लास 1 से स्टार्ट किया, 1 से 2 में जा रहे हो, 3 में जा रहे हो, फिर 4 में जा रहे हो, फिर 5 में, फिर 6 में, फिर आप 7 में, 8, 9, मतलब 10 साल मेहनत किस लिए कर रहे हो। यहाँ पर आने के बाद जो बोर्ड एग्जाम होगा ना, जितना 10 साल में पढ़े हो सबका एक बार एग्जाम होने वाला, वो फाइनल एग्जाम होने वाला। ठीक है, और उस एग्जाम में अगर अच्छा आपका नहीं रहा, 10 साल का मेहनत क्या बेकार हो जाएगा। ठीक है, 10 साल से जो मेहनत कर रहे हो यहाँ तक आओगे, इसको पास करोगे। ठीक है, 10 साल से आप पास कर लिए, क्लास 10 में पास कर लिए, फिर आपका 11th आएगा, फिर 12th आएगा, ये तब तक चलते रहेगा जब तक पढ़ाई के दम पर कुछ आप कर ना लो, कुछ बन ना जाओ। आपको पता नहीं है इस पढ़ाई में कितनी ताकत है, आपको ये नहीं पता अभी तक। ठीक है ना, ये मुझे भी नहीं पता था क्लास 7 में, सही मैंने बताओ, सिर्फ आते थे सर, हमें पढ़ाते थे और चले जाते थे, लेकिन जाने से पहले हमें कूट भी देते थे अच्छे तरीके से, अगर हमें याद नहीं रहता था तो। मान लो अगर हमारे टीचर आए, हाँ बस उनका काम था, आएंगे यहाँ बोर्ड रहेगा, पढ़ाएंगे, पैर से नहीं पढ़ाते थे, हाथ से पढ़ाते थे, पढ़ाए, याद हुआ ठीक, याद नहीं हुआ तो कोड, क्योंकि हमें लेना देना क्या, हमें क्या जाना भविष्य में क्या होने वाला है। हाँ, लेकिन नहीं, कम से कम कर्तव्य बनता है ये हमारा, खास करके आप आगे क्या करोगे, क्या करने वाले हो, उसके बारे में अभी से आपको सोचना होगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं ना आप पहले फिक्स कर लियो आगे क्या होगा, क्लास 10th का एग्जाम देंगे, फिर माँ जी पिताजी का मेरे ऊपर कृपा दृष्टि पड़ेगा, हाँ फिर क्या होगा सबको पता है। सीमित नहीं रहना है आपको। ठीक है, आपसे बस इतना ही करना है, जहाँ तक आपका क्षमता है आपके अंदर ना, उतना जरूर प्रयास करना है। ठीक है, प्रयास क्या करना, मुझे पता है आप अच्छा करोगे अगर यहाँ से कंटिन्यू अच्छे तरीके से पढ़ाई करोगे। ठीक है, यहाँ से कंटिन्यू बेहतर तरीके से हर एक चीज़ सीखते चलोगे ना, जितना सब्जेक्ट में पढ़ाई हो रहा है। ठीक है, आप सिर्फ प्रयास करो उसको समझने का प्रयास करो, वरना सिर्फ इतना सोच लो ना, हम जो बताते हैं आपको डेली, आपको एक क्लास कंप्लीट करना, डेली सिर्फ एक क्लास कंप्लीट करना, डेली हम विश्वास दिलाते हैं आपको, सिर्फ मैथ ही नहीं हर एक सब्जेक्ट आपका क्लियर कर देंगे। आप खुद विचार करोगे, 1 साल होने वाला है, टोटल 365 डेज होता है। ठीक है, जिसमें से मात्र आप 65 क्लास ही की हो, नहीं विश्वास है तो आप देख सकते हो, 65 से मैक्सिमम 65 से 100 के बीच में ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होने वाला। क्या इतना ही पढ़ाई हुआ है, सोचो आप, मतलब हमें समय आप कितना दियो, मात्र 60 से, मतलब 2 से 3 महीने भैया के लिए समय, ये वही 2-3 महीने आपका 6 महीने में कन्वर्ट हो जाता, 9 महीने में कन्वर्ट हो जाता, 10 महीने में कन्वर्ट हो जाता। सोचो कितना कुछ सिखा देते आपको। कभी इमेजिन किए हो आप, हाँ भैया को हम जो है ना, चलिए मेरे पास 1 साल है, अब देखो 1 साल में जनवरी खत्म हो गया आपका, ठीक है वो माने, अभी 1 साल है, 365 डेज है हमारे साथ, हाँ ठीक है, इसमें 65 दिन हम छुट्टी मनाने में लगा दिए, कोई बात नहीं, बचा 300 दिन है, चलो भैया को हम 200 दिन का समय दिए, भैया का हम 200 क्लास कम से कम कंप्लीट करेंगे। क्या क्या नहीं सीख लोगे आप, आपको लगता नहीं होगा कितना कुछ सीख लेंगे अगर मात्र आप 200 कम से कम क्लास कंप्लीट कर लोगे। आपको एक बात बता रहे हैं, ठीक है,
सिर्फ पर डे एक क्लास कंप्लीट करने का प्रयास करना है। आपके पास 2 घंटे का समय होता है। हम पीछे नहीं हटने वाले, ध्यान में रखना। आप पढ़ोगे, हम पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे। आप सिर्फ ध्यान दो क्लास कंप्लीट करने के ऊपर। जैसे आप पढ़ते चलोगे, आपको वो सारी जानकारी देते चलेंगे कि आगे क्या कर सकते हो आप। हम चाहते हैं आप कुछ बेहतर करो अपने लाइफ में, ठीक है। अपने ममता दीदी को भी हम यही कहते थे कि कुछ कीजिएगा दीदी, बेहतर कीजिएगा। लेकिन दीदी अब छोड़ दी पढ़ाई। पहले पढ़ाई अच्छे तरीके से करती थी, लेकिन देखो सिर्फ हम सलाह दे सकते हैं, करना ना करना वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। हम सिर्फ रास्ता दिखा दे, देखो यार ये रास्ता है, पता है उस रास्ते में बहुत तकलीफ होने वाला, बहुत तकलीफ होने वाला। लेकिन जब रास्ता वो खत्म हो जाएगा ना, रास्ता जब पार कर लोगे ना, बहुत आनंद भी मिलेगा, ठीक है। आप एग्जाम्पल ले सकते हो ना, हर पीने वाली खाने वाली कड़वी चीज जो है ना, वो शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती है, ठीक है। ऐसा कोई भी चीज जो बहुत कड़वा लगता है खाने में, ऐसा नहीं कि वो शरीर को नुकसान ही पहुंचाएगी, वो फायदा भी देती है। नाम है करेला, खाई हो कभी? नहीं खाई होगी, ठीक है। वह नहीं खाना है करेला हमको, क्योंकि बहुत कड़वा होता है, लेकिन फायदा देता है बहुत ज्यादा। उसी तरह पढ़ाई है, ठीक है ना। भले पढ़ाई में क्या है, दिमाग में ना आवत है, लेकिन पता है आगे बहुत हेल्प करने वाला, बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला आपको, ठीक है। समझने का प्रयास करो, ठीक। चलो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। तीसरा क्वेश्चन छोड़ देते हैं, आप होमवर्क कंप्लीट कर लोगे और मेरी बात को ध्यान में रखोगे। जो आपको अपने लाइफ में करना है वो अभी से सेट करो। हम भले ही करीबन, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं जब क्लास 7 में था, हमें इसके बारे में मतलब आगे क्या होता है क्या नहीं होता है मुझे पता नहीं था। लेकिन हम नहीं चाहते ये, क्लास 12 करने के बाद भी मुझे ये आइडिया नहीं था आगे क्या क्या हो सकता है, ठीक है। लेकिन सपना था कि मुझे क्या बनना है, ठीक है। लेकिन कैसे बनना है इसके बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन मैं वो चाहता हूँ कि आपको जो बनना है वो हमसे पूछिए, हम उसकी जानकारी भरपूर तरीके से देंगे और उस अनुसार से ही मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। क्योंकि मैं ये नहीं कहता हूँ दिन भर हाँ कॉपी लेके, हाँ मेरे सामने ये बड़ा सा कॉपी है, यहाँ पर मेरे यहाँ पर जो है हम कॉपी लेकर के बैठे हो गए हैं दोनों हाथ में, पढ़े जा रहे हैं। वो मैं नहीं कहता हूँ। आप पर डे मात्र जितना मैं सिखा रहा हूँ ना, मात्र 1 घंटा जाकर घर में पढ़ो, बस 1 घंटा। क्या 1 घंटा समय नहीं, आप 24 घंटे में से 8 घंटा सोने में चलेगा बच्चा, 16 घंटा। 16 घंटा आप खेलो कूदो मस्ती करो, 16 घंटा 6 घंटा 10 घंटा कोचिंग आपका, चलो 6-10 घंटा तो नहीं जाते होगे, 7-8 घंटा कोचिंग चले गया। बस 1 घंटा निकालो मेरे लिए, 1 घंटा मात्र पढ़ने के लिए, जितना हम सिखाते हैं बस 1 घंटा सिर्फ रिवीजन करो। जो पढ़ाएं उसको रिवीजन करो, जो पढ़ाएं उसको रिवीजन करो। रटना मत, रटोगे तो आगे हेल्प नहीं होने वाला, वो सिर्फ इस क्लास में ही हेल्प होगा। रटे हो, हाँ इस एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन देखोगे बना लोगे, लेकिन आगे आपको कभी हेल्प नहीं करेगा वो। इसलिए बोल रहे हैं रटना मत, जो सिखा रहे हैं सीखते चलना, आगे बढ़ते चलना है, ठीक है। और ये तपस्या कर रहे हो तो मतलब आपका जो है ना, यहाँ से 7 क्लास 8 9 10 11 12 5 साल कंटिन्यू अगर अच्छे तरीके से पढ़ाई कर लोगे, अच्छे तरीके से, आप खुद बोलोगे भैया हम कुछ कर सकते हैं अपने लाइफ में। बिल्कुल, आज इतना ही रखते हैं। आपसे उम्मीद करेंगे 1 घंटे घर में अच्छे तरीके से मेरे नाम पे पढ़ोगे आप, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में।